नमस्ते बच्चों। यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है और हम इस वीडियो में 4.3 और 4.4 को देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि हम लोगों का बोर्ड एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है। इसके कारण जो है हम केवल उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोगों के लिए सही हो, यानी कि ये क्योंकि रिवीजन का वीडियो है। ठीक है, तो धैर्य बनाकर इस पूरा वीडियो को देखें और समझें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और पहला मुद्दा समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर द्विघात समीकरण जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, तो आप बताएंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। ठीक है, अब हम इसका जो है मूल निकालने के लिए सीखे थे गुणनखंड विधि से। अब आज हम लोग सीखने वाले हैं इसी द्विघात समीकरण के मूल निकालने का दूसरा विधि। ठीक है, जिसे हम द्विघाती सूत्र बोलेंगे, यानी कि एक सूत्र हमारे पास होगा और उस सूत्र का हम लोग प्रयोग करके जो है इसका मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर परीक्षा में सवाल डायरेक्टली लिखा आएगा कि या तो आप द्विघाती सूत्र से बनाएं या गुणनखंड विधि से बनाएं। ठीक है, साफ साफ लिखा रहेगा कि द्विघात समीकरण का मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करें या द्विघात समीकरण का मूल द्विघाती सूत्र से ज्ञात करें। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो द्विघाती सूत्र क्या है? ये हमारा द्विघाती सूत्र है। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। ठीक है, जहाँ ये बी ए और सी क्या है, तो द्विघात समीकरण का ए बी सी, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो अंक रहेगा उसे हम ए बोलेंगे, एक्स के साथ जो अंक रहेगा उसे बी बोलेंगे और जो अचर पद रहेगा उसे हम सी बोलेंगे। जैसे कि अगर यहाँ लिखा हुआ है 4x² माइनस 5x माइनस 9 बराबर 0, तो इसमें a का वैल्यू मेरा 4 होगा, b का वैल्यू मेरा -5 होगा और c का वैल्यू मेरा -9 होगा। क्यों? क्योंकि a हम उसी को बोलेंगे जो x² के साथ है, b हम उसी को बोलेंगे जो x के साथ है और जो अचर है उसे हम c बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम कुछ सवालों से इसे और अच्छा से समझने का काम करते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण बुक का ही है, उदाहरण 11। क्या कहता है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग जो है 290 है। ठीक है, क्रमागत का मतलब क्या था? लगातार, जो कि हम पिछला वीडियो में भी सीखे हैं। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। लेकिन यहाँ लगातार क्या है? विषम संख्या है ना, तो लगातार विषम संख्या। तो देखिए लगातार विषम संख्या क्या है? अगर 5 विषम संख्या है तो लगातार का मतलब उसका जस्ट अगला विषम संख्या मेरा क्या है? तो 7, 7 का अगला क्या है? 9, 9 का अगला क्या है? 11। तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये सब जो है क्रमागत विषम संख्या है, यानी कि अगर पहला विषम संख्या x है तो अगला विषम संख्या आपको x प्लस 2 से मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 जुट के मिलता है। अब देखिए हर विषम संख्या में आप 2 जोड़ रहे हैं तो आपको अगला विषम संख्या मिल रहा है। ठीक है, और चूंकि हमें मालूम नहीं है कि वो 2 विषम संख्या क्या है, क्योंकि वो तो हमें ज्ञात ही करना है, तो हम लोग मान लेंगे कि जो हमारा छोटा पूर्णांक है वो x है। ठीक है, तो जो हम लोगों का दूसरा पूर्णांक होगा वो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। जब भी विषम संख्या क्रमागत लिखा रहे, आप पहला विषम संख्या को x और दूसरा विषम संख्या को x प्लस 2 मानिए। अब प्रश्नानुसार आप आ जाइए। सवाल में क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग यानी जो संख्या है ना उसका वर्ग हम लोग करेंगे, उसका हम लोग वर्ग करेंगे और वर्गों का योग यानी वर्ग हो गया। अब इसका योग जो है किसके बराबर है? 290 के बराबर है। ठीक है, तो अब इसका हम सोल्व कर लेते हैं। ये x² और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 290। अब x² जुट के 2x² हो गया, 4x की 4x और 4 की 4, और ये इधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो गया, इधर कुछ नहीं रहा तो 0 रहा। अब देखिए 2x² प्लस 4x माइनस 286, ये घट गया बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? इस समीकरण में 2 से भाग कर देंगे। तो जब 2 से भाग करेंगे तो ये x², ये 2x और ये 143 हो जाएगा, हाँ कि ना? जब भी सारा का सारा अंक एक ही अंक से भाग लगे तो आप उसे भाग कर सकते हैं, या आप ऐसा समझे कि हम इससे 2 कॉमन निकाल लिए। ठीक है, और 2 कॉमन निकाल के इधर भेज दिए तो ये इधर 0 था तो वो 2 भी इधर आके
0 हो गया। ऐसे आप सीधा समझे कि भाग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र के लिए हमें क्या करना है, a का मान क्लियर कर लेना है। क्या है 1, क्यों? क्योंकि x स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 है। b का मान 2 और c का मान हम लोगों का -143 हो गया, ठीक है। और हमारा द्विघाती सूत्र क्या है, ठीक है, उसे हम एक बार लिख लेते हैं। याद कीजिए क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। अब सारा वैल्यू आप रख लीजिए, माइनस की माइनस, b का मान क्या है 2, तो यहाँ 2 लिखिए, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह -143 और बटे 2 गुने a का वैल्यू। अब इसे सोल्व कीजिए, तो -2 की -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 घटाओ, इसे जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 143 में जब 4 को गुना करेंगे तो 572 आ गया बटे 2। अब -2 प्लस माइनस 576, देखिए ये जुट गया और बटे 2। इसे सोल्व कर लेते तो -2 प्लस माइनस 576 का क्या हो जाना है, वर्गमूल जब आप निकालिएगा तो 24 आ जाएगा और बटे 2। अब यहाँ के बाद जब सारा सोल्व हो गया तो यहाँ के बाद हमें क्या करना है, एक बार यहाँ प्लस के साथ इसको लिख लेना है और एक बार इसी को माइनस के साथ लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है और हम जानते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसका मूल कितना आना है, 2 आना है। क्यों? क्योंकि जिस समीकरण का जितना घात होता है उसके मूलों की संख्या भी उतना होता है या शून्यकों की संख्या भी उतना ही होता है। तो इसका घात 2 है तो शून्यक 2 आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम अलग कर लिए, इसलिए यहाँ प्लस माइनस लगाया गया था। अब इसे सोल्व कर लीजिए, तो इसको सोल्व करेंगे तो -26/2 आ जाएगा। अब इसे हम जब काट देंगे तो -13 आ गया और ये 11 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखें कि हम लोगों का जो पूर्णांक है वो धनात्मक है, तो x का जो वैल्यू है -13 तो कभी हो ही नहीं सकता इस केस में। इसके कारण हम x की जगह सिर्फ 11 लेंगे। तो अगर पहला पूर्णांक 11 है तो अगला पूर्णांक 11 + 2 13 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सवाल को बनाएंगे। चलिए उदाहरण 13 को समझते हैं। जो भी द्विघात समीकरण नीचे दिया गया है उसके हमें मूल ज्ञात करने हैं यदि उनका अस्तित्व हो तो, और वो भी द्विघाती सूत्र से ही ज्ञात करना, ठीक है। मूलों का अस्तित्व कैसे हमें चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, तो उसके लिए हमें बस बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ गया तो हम बोलेंगे कि ये जो है इसका अस्तित्व है, या 0 के बराबर आ गया, ठीक है। यानी कि 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ कि कोई प्लस का अंक आना चाहिए और 0 के बराबर मतलब 0 आना चाहिए, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम हर द्विघात समीकरण का निकाल सकते हैं बी, ए और सी का वैल्यू रख के, और ये वैल्यू रखेंगे और अगर ये वैल्यू या तो प्लस में आ जाए या 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि उस द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व है। हम पहला सवाल से चेक करते हैं। तो पहला सवाल में a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है -5 और c का वैल्यू है 2। तो हम सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। b का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर जो कि 25 हो गया, घटाओ 4, a की जगह 3 और c की जगह 2। अब इसे सोल्व कर लीजिए, 25 घटाओ 4 × 12 = 24 जो कि 1 आ गया और 1 क्या है, बिल्कुल 0 से बड़ा है, यानी कि प्लस में हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac आया। मतलब कि क्या अस्तित्व है हमारे मूलों का, इसलिए हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे और -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a लिखेंगे।
अब माइनस की माइनस और जो b का वैल्यू है वो लिखिए। b का वैल्यू क्या है? -5, इसलिए यहाँ पे हम -5 लिखेंगे। ठीक है, 2 बार माइनस आया, क्यों? क्योंकि b का वैल्यू माइनस में था और एक माइनस फॉर्मूला वाला आया। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट और b स्क्वायर माइनस 4 इसी का वैल्यू तो अभी निकाले ही है, तो इस वैल्यू को डायरेक्ट हम यहाँ रख सकते हैं बटे 2a। तो माइनस माइनस +5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और बटे 2 गुने 3, क्यों? क्योंकि a का वैल्यू 3 दिया है। अब हमने क्या बोला कि जैसे ही ये पूरा सोल्व हो जाए हम क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख लेंगे। तो 5 प्लस 1/6 और 5 घटाओ 1/6, तो ये देखिए 6/6 1 हो गया और ये 4/6 जो कि कट के 2/3 आ गया। तो इस प्रकार से इस द्विघात समीकरण का दो मूल 1 और 2/3 आ गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। a का वैल्यू इसमें क्या है? 1, b का वैल्यू क्या है? 4 और c का वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या देखना है? मूल का अस्तित्व। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर घटाओ 4 a का वैल्यू और c का वैल्यू। देखिए तो 16 घटाओ 20। ठीक है, तो ये कितना आ गया? -4, जो कि क्या है? इससे बड़ा 0 है। माइनस में आ गया हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। इसके कारण इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका मूल हम नहीं निकालेंगे और निकाल भी नहीं पाएंगे अभी। ठीक है, और बाकी अधिक जानकारी जो है हम लोग एक्सरसाइज 4.4 में इसी को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस आप इतना समझें कि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू माइनस में आ गया, इसके कारण जो है हम इसका मूल नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। a का वैल्यू इसमें क्या है? 2, b का वैल्यू क्या है? -2√2 और c का वैल्यू क्या है? 1। हम सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो b का स्क्वायर यानी कि -2√2 का स्क्वायर घटाओ 4 इंटू a इंटू c। ठीक है, अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से देखिए कितना जाएगा? 8, और जब हम इसे गुना करेंगे तो -8, 8 घटाओ 8 क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, जैसे ही 0 आया हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, यानी कि इसके मूल का अस्तित्व है। ठीक है, इसलिए हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे जो कि -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। तो माइनस b का वैल्यू जो कि क्या है? 2√2 है और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मैंने क्या निकाला? 0, इसलिए डायरेक्ट यहाँ 0 लिख दीजिए और 2 गुने a का वैल्यू। अब ये कितना हो जाएगा? 2√2 प्लस 0 और 4। अब देखिए जैसे ही ये सोल्व हो गया, एक बार क्या करना है? प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ लिख लेंगे। ठीक है, अब चूंकि यहाँ 0 है तो इस 0 का तो वैल्यू है नहीं, तो आप सीधा क्या लिख सकते हैं? 2√2/4 और 2√2/4, तो 2 इसको काट देगा। ठीक है, तो इसका 2 फाइनल शून्य क्या गया? √2/2 और √2/2। ठीक है, तो शून्य जो है समान भी आ सकता है, यानी कि किसी द्विघात समीकरण का दोनों मूल एक ही आ सकता है। ठीक है, चलिए उदाहरण 14 देखते हैं। ठीक है, ये हमारा x प्लस 1/x बराबर 3 है और इसका मूल ज्ञात करना है और द्विघाती सूत्र से ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे? इसका हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो इस दोनों का एलसीएम x आ गया और फिर ये इससे गुना होता है। ठीक है, भिन्न का जोड़ आपको आना चाहिए और बराबर 3 की 3। ठीक है, अब x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x, ये इधर भागा में है, इधर आके गुना हो गया। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, हम इसे व्यवस्थित कर दिए, ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया। अब हम लोग द्विघाती सूत्र सिंपल लगा देंगे। a का वैल्यू क्या है? 1, b का वैल्यू क्या है? -3 और c का वैल्यू क्या है? 1। अब द्विघाती सूत्र लगाइए, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, यहाँ चूंकि हमें चेक करने के लिए नहीं बोल रहा है शून्यकों का अस्तित्व या मूलों का अस्तित्व, इसलिए हम यहाँ पे
डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पहले नहीं निकालेंगे। ठीक है, आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पहले निकाल के चेक कर भी सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल है तो बुक में बना है, वहां से भी देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम परीक्षा में सवाल को बनाएंगे। ठीक है, और समझने का काम आप इस वीडियो से कर सकते हैं। अब देखिए माइनस और -3 क्यों? क्योंकि ये माइनस फॉर्मूला वाला और b का वैल्यू -3 था, इसलिए वो आ गया प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 9 घटाओ 4 गुने 1 गुने 1 है ना, a और c दोनों का मान 1 है, और फिर 2 गुने 1। अब ये कितना हो जाएगा? +3 प्लस माइनस 9 घटाओ 4/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस माइनस √5/2। ठीक है, अब ये सोल्व हो गया। ठीक है, इसके आगे अब सोल्व नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार इसे ही माइनस में लिख देंगे, और इस समीकरण का ये दोनों हल हो गया। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसा कि बुक में एनसीईआरटी बुक में बताया गया है कि हम इस दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इस दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? x इंटू एक्स घटाओ 2 आ जाएगा, और इसी से हम इस समीकरण में गुना कर लेंगे। यानी कि हम x इंटू एक्स घटाओ 2 से इस समीकरण में गुना करते हैं। तो गुना करने पर हमें क्या मिलेगा? देखिए, तो x गुने x घटाओ 2 लिखेंगे, और फिर 1/x लिखेंगे, फिर घटाओ x गुने x घटाओ 2 लिखेंगे, और फिर 1/x घटाओ 2 लिखेंगे, और फिर 3x गुने x घटाओ 2 लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमने x गुने x घटाओ 2 से ही क्यों गुना किया? क्योंकि इस दोनों का एलसीएम जो है इतना आने वाला था। ठीक है, फिर कैसे गुना करना है? तो हर एक पद में 1/x में भी ये इससे गुना हुआ, 1/x घटाओ 2 में भी इससे गुना हुआ, और 3 में भी इससे गुना हुआ। इससे क्या हो जाएगा? आप ध्यान से देखिए, x और x कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ x घटाओ 2 बचा, इसमें ये कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ x बचा, और यहाँ पे इतना बचा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x स्क्वायर घटाओ 6x हो गया। ठीक है, अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये x और x कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ -2 बचेगा। ठीक है, अब सबको उस साइड भेज लीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। याद रखना है, इसे ही इधर भेजना है। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर वाला पद मेरा कभी भी माइनस में नहीं होगा, तो अगर आप इसको इससे इधर से इधर लाते हैं तब तो ये माइनस हो जाएगा, इसके कारण हम इसे ही इधर भेजें। ठीक है, अब इसका हम द्विघाती सूत्र लगा के आराम से मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा द्विघाती सूत्र क्या है? -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, सबका वैल्यू रखिए। माइनस b का वैल्यू क्या है? -6। ध्यान से देखें, प्लस माइनस √b का स्क्वायर यानी कि 36 घटाओ 4 गुने a गुने c। ठीक है, ध्यान से देखें, abc का जो वैल्यू था बस इस फॉर्मूला में रख दिया गया। अब 2 गुने 3। ठीक है, अब इसे आप बस खुद से सोल्व कर ले, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस सवाल को समझते हैं। ठीक है, ये सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, और 5 नंबर का ये सवाल है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ध्यान से समझें, सवाल क्या कह रहा है कि एक मोटर बोट है जो स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, एक मोटर बोट जो है उसका जो चाल है स्थिर जल में वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जब चल रहा है, और 24 किलोमीटर ही धारा के अनुकूल चल रहा है, तो 1 घंटा का अंतर आ जाता है। ठीक है, ये धारा का प्रतिकूल और धारा के अनुकूल क्या है, इसको आप समझिए। ठीक है, आप समझिए कि ये नदी है और नदी का पानी है। ठीक है, तो ये जो नदी का पानी है इसका भी एक अपना रफ्तार है। क्यों? क्योंकि इसकी धारा ये बह रही है। आप देखे भी होंगे कि अगर यहाँ पे कोई पत्ता आ जाता है तो वो अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, मतलब कि क्या है कि वो धारा गति कर रही है, तब तो वो खुद से खुद बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि आप समझें कि अगर इस धारा का स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा रहे
तो आप अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं और इस ओर चल रहे हैं, तो ये जो धारा है इसका भी स्पीड आप में ऐड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप 14 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि 10 तो आपका अपना स्पीड हो गया और 4 स्पीड इस धारा का हो गया, तो दोनों एक साथ इकट्ठा जुट जाएगा। ठीक है? और लेकिन अगर आप जब इस साइड चलिएगा, धारा इस साइड चल रहा है और आप इस साइड चलिएगा, तो क्या होगा? 10 आपका रफ्तार है, आप इधर जा रहे हैं, लेकिन धारा का रफ्तार 4 है, वो आपको रोक रहा है, इसलिए आपका रफ्तार 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको रोकेगा। ठीक है? और आप इधर आ रहे होंगे, यानी कि जब भी धारा के अनुकूल चलेंगे तो आपका धारा वाला स्पीड आपके स्पीड से जुटेगा, और जब आप प्रतिकूल चलिएगा तो आपका धारा वाला स्पीड आपके स्पीड से घटेगा। ठीक है? तो इस तरह से हम मान लेते हैं कि जो धारा है उसकी जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है? अब जो है, जैसा कि सवाल में दिया गया है, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल अगर नाव चल रहा है तो उसका रफ्तार अब क्या हो जाएगा? 18 घटाओ x। क्यों? क्योंकि 18 किलोमीटर नाव का चाल है और प्रतिकूल यानी कि आप धारा के उल्टा चल रहे हैं, तो धारा का चाल x था इसलिए वो घट गया। अब धारा के अगर आप अनुकूल चलिएगा तो यही स्पीड जो है आपका ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी कि धारा के अनुकूल आपका स्पीड ऐसा हो जाएगा। ठीक है? एग्जाम में जब भी इस तरह का सवाल आए तो धारा को आप x मान लीजिए। और एक हिंट सबसे बड़ा ये होता है कि जिसका मान आपसे पूछ रहा होता है ना सवाल में, धारा की चाल, उसी को आप x माने। तो धारा हमसे पूछ रहा था तो हम धारा को ही x मान लिए। ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ? धारा के प्रतिकूल तो जो है उसको हम घटा देंगे, जो स्पीड दिया है उसमें हम x को घटाएंगे और जो स्पीड दिया है उसमें x को जोड़ेंगे। कब? जब हम धारा के अनुकूल चले। तो अब देखिए कितना समय लगेगा। समय बराबर आप जानते हैं क्या होता है? दूरी बटा चाल। ठीक है? तो अगर आप अनुकूल चल रहे हैं, ठीक है, अगर आप अनुकूल चल रहे हैं तो आपका कितना समय लगा जाने में? 24 किलोमीटर। तो दूरी तो फिक्स है 24, और चाल अनुकूल चलने में कितना है? आप इतना रफ्तार से जा रहे हैं, यानी कि ये आपका समय हो गया इस रफ्तार से जाने में और 24 किलोमीटर चलने में। अब अगर आप प्रतिकूल चलते हैं तो आपका समय क्या होगा? फॉर्मूला तो यही रह जाएगा, दूरी भी यही रह जाएगा, लेकिन चाल हम लोगों का बदल गया। ठीक है? तो ये हमारा समय हो गया इस रफ्तार से चलने में। अब अगर हम प्रश्नानुसार आए तो क्या होगा? आप खुद देखिए, दोनों में 1 घंटा अधिक समय लेता है। तो कौन 1 घंटा अधिक समय लेगा? जो कम रफ्तार से चल रहा होगा। इसके कारण ये 1 घंटा अधिक समय ले रहा होगा। मान के चलिए कि ये अगर 10 घंटा समय ले रहा है तो ये अधिक स्पीड से चल रहा है तो ये 9 घंटा समय ले रहा होगा। ठीक है? तो हम अगर इसको इससे घटाएंगे तो घट के 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में 1 ही का अंतर है। तो हम क्या लिखेंगे? 24 18 घटाओ x और फिर घटाओ 24 बटा 18 प्लस x बराबर 1। ये सवाल में दिया है। ठीक है? आप इसे ध्यान से समझे। अब इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा उस तरह से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। हम इस दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे और उस एलसीएम को क्या करेंगे? तीनों से गुना कर देंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ जाना है? 18 घटाओ x और 18 प्लस x आ जाएगा। ठीक है? अब इसी को हम तीनों से गुना कर देंगे और सोल्व कर लेंगे। बाकी बुक में बना है, एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, आप वहां से देख के आगे समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का पहला सवाल है, इन्हीं चारों द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हमें हल करना है। ठीक है? पूर्ण वर्ग विधि भी एक तीसरा तरीका है द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने का। ठीक है? लेकिन हम इस विधि को नहीं सीखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में आने का चांस कम है। ठीक है? और अगर एग्जाम में ये आ भी जाता है तो आप इसे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसे आप सीखना चाहेंगे तो फिर बहुत समय लगेगा इसको प्रैक्टिस करके सीखने में। ठीक है? इसके कारण हम इसे छोड़ रहे हैं। ठीक है? बाकी ये एग्जाम में भी नहीं आने वाला है। ठीक है? अब दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल को ही द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है? जैसे कि ये सवाल है ना, इसे आप द्विघाती सूत्र से अब हल करें। ठीक है? तो a का वैल्यू क्या होगा? 2, b का वैल्यू क्या होगा? -7 और c का वैल्यू क्या होगा?
3 और द्विघाती सूत्र लगा के आप इसे हल कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से चारों सवाल को द्विघाती सूत्र लगा के आप हल कर लीजिए। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल में ऐसा सेम सवाल था, आप इसे बना लीजिए। ये भी एग्जाम्पल में सवाल था। आप क्या करेंगे, सब में x + 4 और x - 7 से गुना कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम इतना आएगा, यानी कि इतना गुने जो भी पद दिया है, घटाव का साइन, फिर यही, और फिर 11/30 में भी आप इतना से ही गुना करेंगे। अब देखिए क्या होगा, ये इसे काट देगा, ये इसे काट देगा, तो यहाँ क्या आया, x - 7 घटाव x + 4 और इधर आया 11/30 x + 4 और x घटाव 3। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे तो x घटाव 7 घटाव x घटाव 4 हो गया। कोई भी ब्रैकेट के आगे माइनस आए तो अंदर में दोनों का साइन उल्टा होकर निकलता है, तो दोनों प्लस में था तो माइनस होकर निकला। 11/30 को एज इट इज रहने दें और हम इसको आपस में गुना कर सकते हैं। तो x से गुना होकर x², x -3 से गुना होकर -3x, 4 इससे गुना होकर 4x और 4 -3 से गुना होके -12 हो जाना है। ठीक है, अब देखिए x और x कट गया, ये क्या आया, -11 आया। ठीक है, और यहाँ 11/30 और x² + x, ये सोल्व होके +x हो गया और -12 हो गया। ठीक है, ये 11/30 है। अगर आप इसको इधर भेज लेते हैं तो -11 गुने 30/11 हो जाएगा, बराबर क्या, x² + x -12। अब ये 11 कट गया। ठीक है, अब इस 30 को भी साइड भेज लीजिए, तो x² + x घटाव 12 घटाव 30, ये प्लस में था, इधर आके माइनस। ठीक है, अब इसे आप आगे खुद से सोल्व कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का जो व्युत्क्रम है, अब से 5 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद, तो 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग का 1/3 है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह के सवाल में जो हमसे पूछा जाए उसी को हम x मान लेंगे। तो वर्तमान आयु को हम लोग क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, कि रहमान का जो वर्तमान आयु है वो x है। तो 3 वर्ष पूर्व क्या एज उसका रहा होगा, अब खुद समझिए, x घटाव 3 रहा होगा। अगर अभी किसी का एज 17 साल है तो 2 वर्ष पहले उसका एज कितना रहा होगा, तो -2, 15 साल। तो अभी इसका एज x साल है, तो 3 वर्ष पहले x घटाव 3 रहा होगा, और 5 वर्ष बाद कितना एज रहा होगा, 5 वर्ष पश्चात इसका एज कितना रहा होगा, x + 5 रहा होगा। अगर अभी किसी का एज 10 साल है तो 5 वर्ष बाद उसका एज कितना रहेगा, 15 साल रहेगा। क्यों, तो 5 जुटेगा 5 साल के बाद। तो यही फंडा यहाँ लगा। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। 3/5 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 5/3। तो x/3 का क्या व्युत्क्रम होगा, 1/x घटाव 3। क्यों, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक इसी प्रकार इसका व्युत्क्रम, अब दोनों का योग बराबर 1/3। क्यों, क्योंकि प्रश्नानुसार था, प्रश्न में यही तो बोल रहा था। जो 3 वर्ष पूर्व एज है रहमान का और जो 5 वर्ष बाद एज है रहमान का, दोनों का व्युत्क्रम का योग जो है 1/3 है। तो जो एज था 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, उसके व्युत्क्रम का योग हम लोग कर दिए 1/3 के बराबर। अब सिंपली इसे वैसे ही सोल्व कर दे जैसे पीछे सवालों को हमने हल किया था। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस x घटाव 3 और x + 5 दोनों से सब में गुना कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार अधिक हो गया, ठीक है, तो 1 घंटा कम समय में उसी दूरी को वो तय कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल आपको बता। तो जो हमसे पूछ रहा है उसी को हम x मान लेंगे, यानी कि जो चाल है रेलगाड़ी का वो आप मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूरी तो तय है, दूरी हम लोगों का फिक्स है कि भाई 360 किलोमीटर ही चलना है। ठीक है, तो हम लोगों का समय क्या हो जाएगा, अगर हम इस रफ्तार से चले तो हम लोगों का समय हो जाएगा दूरी बटा चाल। अब क्या हुआ, चाल जो है हम लोगों का वो 5 किलोमीटर बढ़ गया, यानी कि x पहले से था 5 किलोमीटर बढ़ गया, यानी अब हम लोगों का नया चाल ये हो गया।
दूरी तो फिक्स है, दूरी तो यही रहना है, और समय हम लोगों का क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी बटा चाल। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला कि 1 घंटा कम समय लेती है, तो आप खुद देखिए 1 घंटा कम समय कौन लेगा। ये ज्यादा स्पीड से जा रहा है और ये कम स्पीड से जा रहा है, तो ये 1 घंटा ज्यादा समय लेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 360 बटा एक्स घटाओ 360 बटा एक्स प्लस 5 बराबर 1। क्यों, क्योंकि 1 घंटा कम समय ले रहा था, कौन, ये, तो ये बड़ा था, तो जब इसमें हम इसको घटाएंगे तो एक ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों समय है। अब ये अगर 10 घंटा रहा होगा तो हर हाल में ये 9 घंटा रहा होगा, ये 8 रहा होगा तो ये 7 रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये 1 घंटा अधिक समय ले रहा है, क्योंकि साफ साफ सवाल में बोला कि 1 घंटा पे ही खेल है। समझ गए, और इसके बाद आप इसे खुद से सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ठीक है, ये 5 नंबर में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें तो सवाल में क्या कहा जा रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है और परिमापों का अंतर 24 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है और उनके परिमापों का अंतर 24 है। तो दोनों वर्ग की भुजाएं हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ परिमापों का अंतर दे रखा है 24, तो हम क्या करते हैं, परिमाप को ही मान लेते हैं और मान लेते हैं कि एक जो वर्ग है उसका परिमाप x मीटर है, तो दूसरा वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, x प्लस 24। क्यों, क्योंकि दोनों में अंतर है 24 का, तो जब भी अंतर दिया रहे तो आप जोड़ के माने उतना, और जब योग दिया रहे तो उतना घटा के आप माने। ठीक है, तो अब दोनों का परिमाप हमें मालूम चल गया, तो अब हमें भुजा भी मालूम चल जाएगा। इसका भुजा कितना हो जाएगा, इसका भुजा हो जाएगा x बटा 4, और इसका भुजा कितना हो जाएगा, इसका भुजा हो जाएगा x प्लस 24 बटा 4। ये कैसे हुआ, तो आप जानते हैं कि 4 गुने भुजा बराबर ही होता है वर्ग का परिमाप, तो 4 गुने भुजा बराबर हम लोगों का परिमाप है x, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, x बटा 4। चलिए अब हम लोगों का अगला मुद्दा है मूलों की प्रकृति। ये मूलों की प्रकृति क्या है, जब हम मूल निकालते हैं किसी भी द्विघात समीकरण का, तो हम क्या देखते हैं कि उसका जो दो मूल आता है वो कितने प्रकार का आता है। अगर आपने सारा सवाल प्रैक्टिस किया होगा 4.2 का और 4.3 का, तो आपको ये मालूम चला होगा कि मूल जो है 3 तरह का आ रहा था। एक तो मूल आता है जिसमें दो अलग अलग मान आ जाता है, एक मूल आता है जिसमें दोनों एक ही मान आ जाता है, और तीसरा मूल आता है जिसका मान ही नहीं आता। ठीक है, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ जाता है, और जहां भी रूट के अंदर माइनस आए आप बोलेंगे कि उसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो हम उसी जो अलग अलग प्रकार का मूल आ रहा है उसके प्रकृति के बारे में जानेंगे, कि हम द्विघात समीकरण को देखेंगे और देखते के साथ हम बता सकते हैं कि इसका मूल कैसा आने वाला है, दोनों बराबर आएगा, अलग आएगा, या मूल ही नहीं आएगा, मतलब कि मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो जब भी आपसे मूलों की प्रकृति पूछे किसी भी द्विघात समीकरण का, तो आप क्या करें, बस बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दें। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो कोई प्लस में अंक आ जाए, तो आप बोलिएगा कि उसके दो भिन्न मूल होंगे, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू माइनस में आ जाएगा तो आप बोलिएगा उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ गया तो आप बोलिएगा कि उसके दो समान मूल होंगे। ठीक है, और यही जो लाइन आप बोलिएगा इसके आधार पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू के आधार पे, उसी को हम मूलों की प्रकृति बोलेंगे। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसे हम विविक्तर या विवेचक बोलेंगे, और कभी कभी सवाल में आपसे सिर्फ विवेचक ज्ञात करने के लिए बोल देता है। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा सवाल पूछ देता है कि भाई इस द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करें, तो उसके लिए बस आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखें
तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर मेरा 0 है तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, है ना। 0 से अगर बड़ा आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कि प्लस में कोई मान आ गया, तो हम ये वाला लाइन लिख देंगे कि भाई दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि दो बराबर मूल होंगे, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा 0 आ गया, अर्थात माइनस में कोई बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, तो हम बोलेंगे कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। याद रखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी से भी सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल किस तरह का बनता है। सवाल है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी बराबर 0 का जो है विविक्तर ज्ञात करें, ठीक है। तो विविक्तर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विविक्तर ज्ञात करने के लिए बस हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ क्या है 2, b का वैल्यू क्या है -4 और c का वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे d ज्ञात करेंगे। d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर घटाव 4 और a की जगह 2 और c की जगह 3 लगा लीजिए। तो -4 का स्क्वायर 16 घटाव ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो इसे आप सोल्व कीजिएगा तो -8 आ गया। जो -8 से बड़ा क्या है 0, अर्थात हम कौन सा लाइन लिखेंगे, हम ये वाला लाइन लिखेंगे कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा 0 हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू माइनस में आ गया, ठीक है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो जब भी इस तरह से हम सोल्व करें और विविक्तर यानी कि डी का मान जो है 0 से छोटा आ जाए यानी कि माइनस में आ जाए, तो हमेशा हम यही लिखेंगे कि इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। हम इस सवाल को देखें। इस सवाल में ए मेरा क्या है 3 है, बी मेरा क्या है -2 है और सी मेरा क्या है 1/। तो फिर हम लोग इसका डी निकालेंगे। क्यों, क्योंकि विविक्तर हमसे पूछ रहा है और विविक्तर का मतलब ही होता है डी निकालना। उसके बाद फिर मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, तो हम डी जैसे ही निकालेंगे मूलों की प्रकृति हमें मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसे निकाल लेंगे, माइनस बी का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4 घटाव 4 गुने ए की जगह 3 और सी की जगह 1/3, 3 3 कट गया, क्या बचा 4 घटाव 4 बराबर क्या आ गया 0, यानी कि डी का मान क्या आ गया 0। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई इस समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे, ठीक है। और यही जो लाइन आप लिखिएगा वही मूलों की प्रकृति हो गया। अब हमें इसका मूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसका बस द्विघाती सूत्र लगा के मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक्सरसाइज 4.4 की बात करें तो दूसरा नंबर सवाल जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं इस सवाल को हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को बनाने के लिए हमें क्या करना है। सवाल क्या कहता है पहले इसे देख लेते हैं। के का मान हमसे पूछ रहा है यदि इसके दोनों मूल बराबर है, यानी कि यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसके दोनों मूल बराबर है, ये हमें दिया है और इसमें के का मान पूछ रहा है। हम जानते हैं कि जब दो मूल बराबर होगा यानी कि हर हाल में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, ठीक है ना। जब भी दो मूल बराबर हैं किसी भी द्विघात समीकरण के, मतलब विविक्तर का मान 0 है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। अब b हमारा क्या है, x के साथ जो होता है हमारा b होता है, x के साथ यहाँ क्या है k, यानी कि k का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी बराबर 0 दे रखा है। तो k स्क्वायर बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ध्यान से इसे सोल्व कर लीजिए, 4 तिया 12 दूनी 24, इधर माइनस में इधर आके प्लस, तो के बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24, इसे आप रूट से बाहर कर लें और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी अंडर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस का साइन हम देंगे ही देंगे, ठीक है। चलिए हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल भी हम लोगों का सेम है। पहले हम इसमें ए बी सी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम इससे गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 हो जाएगा। मैंने क्या किया, बस इसे गुना कर दिया। अब ए मेरा क्या है के, बी मेरा क्या है -2 के, क्यों, क्योंकि x के साथ जो है वो मेरा b कहलाता है और c मेरा क्या है 6 है, ठीक है। तो अब दोनों मूल इसमें भी बराबर है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है 0 है, ठीक है। तो b का स्क्वायर यानी कि -2 के का स्क्वायर घटाव 4 गुने a की जगह k और c की जगह 6 बराबर
0। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर आ जाएगा और जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस में 24 किया जाएगा। ठीक है, अब इसका आप गुणनखंड कर दें। इस तरह का सवाल आपने दूसरा चैप्टर में भी देखा था। तो हम इस दोनों से क्या कर सकते हैं, 4 और k कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें क्या बचेगा, k और इसमें बचेगा 6। तो ठीक है, यहाँ से दो शून्य हम लोगों का क्या आ सकता है, 4k बराबर 0 होगा और k माइनस 6 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से k का वैल्यू 0 हो गया और एक k का वैल्यू 6 हो गया। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखें। तो इस तरह से हम लोगों का k का मान आ गया। ठीक है।